प्रणाम बच्चों। In this last part beta we learn about the suspicious about the reforms. When William Bentinck came to India, liberal thinking was getting its stronghold in England. This way of thinking slowly reached India. क्लियर बेटा, जब विलियम बेंटिंक इंडिया आए थे, पर्टिकुलर उस टाइम पीरियड पे इंग्लैंड के अंदर जो सोसाइटीज़ थी वो काफ़ी मतलब लिबरल हो चुकी थी, मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट कर लिया था। बहुत सारे पुराने कस्टम्स रिचुअल्स को जो शायद वहाँ पे भी रहे होंगे उनको लोगों ने एक तरीके से देखा जाए तो रिमूवल कर दिया था। तो विलियम बेंटिंक कुछ इसी थिंकिंग के साथ इंडिया भी आए, और इंडिया में आने के बाद उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए, बहुत सारे ऐसे कस्टम्स हैं जिनको बैन किया उन्होंने, खास करके सती सिस्टम को, और इंडिया में से बहुत सारे एविल कस्टम्स को रिमूव करने का काम उनके टाइम पीरियड में हुआ। The British rulers started taking interest in the lives of the people of India. Lord William Bentinck became quite popular in India by introducing few beneficial reforms. Clear? क्योंकि बेंटिंक ऐसा मानते थे, बेटा लिबरल थिंकिंग वाले इंसान थे, ऐसी सोच रखते थे। वो सोचते थे कि अगर हमको किसी के ऊपर शासन करना है या किसी से काम करवाना है तो हमको उनके बारे में सोचना पड़ेगा, उनकी सहूलियतों के बारे में सोचना पड़ेगा, उनके वेलफेयर के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर हम उनके लिए रिफॉर्मिंग नहीं करेंगे, उनके लिए बेनिफिशियल वर्क नहीं करेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब वो हमको सपोर्ट नहीं करेंगे। ड्यूरिंग हिज टाइम इंडियंस स्टार्टेड गेटिंग जॉब्स इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। इंडियंस वेर अलाउड टू यूज देयर मदर टंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ। उन्हीं के टाइम पीरियड में बेटा इंडियंस को जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जॉब्स मिलना स्टार्ट होगी, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में उनको पोस्ट दिए जाने लगे। जो कोर्ट के अंदर सिर्फ ओनली इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ होता था, उसकी जगह रीजनल लैंग्वेजेस, यानी कि जो पर्टिकुलर पर्सन है उसको जो भाषा समझ में आती है उस भाषा का यूज़ होने लगा। और सबसे बड़ा काम उन्होंने राजा राम मोहन रॉय को सपोर्ट करके किया था कि राजा राम मोहन रॉय एंड अदर सोशल रिफॉर्मर्स वर कॉन्स्टेंटली मेकिंग एफर्ट्स टू स्टॉप द एविल प्रैक्टिस ऑफ सती। बेंटिंक एग्रीड टू दिस एफर्ट एंड पास्ड अ लॉ इन 1829 टू बैन द प्रैक्टिस ऑफ सती। क्लियरली हम चैप्टर 1 और 4 दोनों में ये पॉइंट बार बार डिस्कस कर चुके हैं बेटा कि सती सिस्टम जैसी क्रूअल प्रैक्टिस को राजा राम मोहन रॉय और अनदर बहुत सारे ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स थे जो हमारी सोसाइटी में से रिमूव करना चाहते थे, बट हो नहीं पा रहा था। बट बेंटिंक की हेल्प से सती सिस्टम को लॉ के थ्रू बैन कर दिया गया, कानूनन अपराध बना दिया गया, ताकि कोई भी ऐसा करने की या करवाने की हिम्मत ना कर सके। बराबर, मैंने आपको बताया था बेटा, जो लेडी होती थी उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उनको उनकी चिता के साथ अपने आप को जला देना पड़ता था। बहुत ही क्रूअल प्रैक्टिस होती थी। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विलियम बेंटिंक, the English rulers tried to eradicate the social evils as per the will of the social reformers. The orthodox class witnessed these reforms with suspicious. बेंटिंग के टाइम पीरियड में बेटा नो डाउट बहुत सारे रिफॉर्मिंग वर्क हुए, लेकिन हमेशा सोसाइटी में दो तरीके के लोग होते बेटा। यहाँ हमारे भारत में तो ये उस समय का भारत था जब ऑर्थोडॉक्स क्लास थोड़ा रूढ़िचुस्त मान्यताओं में पुरानी चीज़ों को पकड़ के चलने वाला था। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को लगने लगा कि ये बहुत गलत हो रहा है, ये हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, इसलिए जानबूझ के ये सब कर रहे हैं। द कंपनी हैड पास्ड अ रेजोल्यूशन टू स्पेंड 1 लाख रुपीज़ एवरी ईयर ऑन एजुकेशन, बट इट वॉज नॉट इम्प्लीमेंटेड। विलियम बेंटिंक ने बेटा जैसे सोशल रिफॉर्म के रूप में काफ़ी एविल कस्टम्स को बैन किया, उसी तरीके से एजुकेशनल रिफॉर्म्स किए। उन्होंने क्लियरली 1 लाख रुपीज़ का एक बजट बना दिया कि भाई एवरी ईयर इतना पैसा जो है एजुकेशन पे खर्च होगा, बट प्रैक्टिकल मैनर में देखें तो शायद ऐसा हो नहीं पाया था। An education committee was formed during the time of Banting. In the year 1834, Lord Macaulay thought of introducing English education in India. However, the educational method advocated by Macaulay could not benefit the youth. India lost the advantages of acquiring the ancient knowledge and skills developed by their ancestors. Clear? कहीं ना कहीं उस समय जो मैकॉले थे, बराबर अलग अलग एक मेन गवर्नर जनरल होते थे, उनके अंडर में दूसरे गवर्नर्स होते थे। उन्होंने ये मतलब सोच रखी कि अगर हमको इंडियन से कामकाज करवाना है तो उनका इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए सही होगा कि हम इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में ज़्यादा बढ़ावा दें, ताकि यूथ जो है वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रॉपरली काम कर सके, वो उतना स्किलफुल हो, हमारी भाषा को जानता हो। कुछ ऐसी सोच के साथ उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को
इंडिया में बेटा एनफोर्स किया, एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया, लेकिन यूथ को उसका बेनिफिट मिलने की बजाय बेटा कहीं ना कहीं बेनिफिट तो थोड़ा बहुत मिल रहा था, लेकिन एक तरफ ऐसा था कि हमारी जो लैंग्वेज है बेटा, हमारा जो नॉलेज है, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसका डेवलपमेंट जो है रुक गया। हमारे एंसेस्टर्स जो हमको ज्ञान के रूप में दे के गए थे, उस थिंकिंग को, उस सोच को, विचारधारा को उन्होंने बढ़ने से रोकने का एक प्रयास किया। The method of British education system was opposed by a number of intellectuals, and Mahatma Gandhi called it as to give the millions the knowledge of English is to enslave them. That by receiving English education we have enslaved the nation. फिर बहुत सारे बेटा ऐसे स्कॉलर्स हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास है, उन्होंने ये माना कि अगर हम हमारी भाषा में ज्ञान हासिल नहीं कर पाएंगे, हमारा जो एंसेस्टर्स का, हमारे पूर्वजों का दिया हुआ ज्ञान अगर हमको नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारा कल्चर जो है, हमारी संस्कृति, हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान खो जाएगी। गांधी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि इंग्लिश एजुकेशन को अगर हमने इस तरीके से अपनाया तो ये एक तरीके से हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को गुलाम बनाने जैसा होगा। और आज हम वो देख ही रहे हैं कि हम इंग्लिश भाषा के बेटा गुलाम बनते जा रहे हैं। अब रशिया देखो, चाइना देखो, फ्रांस देखो, ये कंट्रीज इंग्लिश को अपने कंट्री में बहुत उस तरीके से अलाउ नहीं करती हैं। अगर आपको वहाँ जाके काम करना है तो आपको उनकी लैंग्वेज सीख कर जाना पड़ेगा, पर भारत में ऐसा नहीं है। अब तो धीरे धीरे हम अपनी हिंदी, गुजराती, इन सब लैंग्वेज को इग्नोर करने लगे हैं। हर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं, सिर्फ इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है। बराबर, अपनी भाषा का पहले अच्छा ज्ञान होना चाहिए बेटा, तब हम दूसरी लैंग्वेज को जाने तो कहलाएगा कि हाँ भाई हम इंटेलिजेंट हैं, या फिर सही में ज्ञान को हासिल रखने का हमारे अंदर वो रहता है। अब देखो कि लेटर द यूनिवर्सिटीज वर एस्टेब्लिश इन 1857, द ब्रिटिशर्स कुड गेट द एजुकेटेड वर्कफोर्स ड्यू टू द इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश एजुकेशन, अलोंग साइड इट ऑल्सो डेवलप द नेशनलिस्टिक थिंकिंग अमंग द एजुकेटेड इंडियंस। और 1857 में बेटा इंडिया में 3 मेजर यूनिवर्सिटीज स्टार्ट हुई, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में। और वहाँ से इंग्लिश एजुकेशन की एक तरीके से ग्रांड वे में इंडिया में शुरुआत हुई। मैनी मशीन्स वेर इन्वेंटेड to facilitate the industries, transport and communication, considering the convenience in running, administration and strategic importance for the military. The Britishers introduced the railway in India. Clear industries को बेटा ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन को स्मूथ बनाया गया, एडमिनिस्ट्रेशन का कन्वीनियंस के लिए, कुछ स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस मिलिट्री बेसिस को देने के लिए, उन तक वेपन्स पहुंचाने के लिए, मैसेजेस पहुंचाने के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम है, पोस्ट है, टेलीग्राफ है, इनको स्ट्रॉन्ग किया गया। रेलवे को भारत में बेटा लाया गया 1853 में। फर्स्ट रेलवे लाइन मुंबई टू, देखो नीचे थिंग्स टू नो में लिखा है कि द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया स्टार्टेड बिटवीन बॉम्बे टू थाने इन ईयर 1853। लगभग ये 30 किलोमीटर का था बेटा। और जो फर्स्ट ट्रेन थी वो गुड्स ट्रेन थी, पैसेंजर ट्रेन नहीं थी, ठीक है, माल सामान ले जाने वाली बेटा गाड़ी हुआ करती थी। In order to maintain the effective control on the country and to exchange the message with the neighboring territories, modern method of post and telegraph were introduced in India in 1854. Printing press and circulation of newspaper grew alongside. एक तरफ कम्युनिकेशन सिस्टम को बेटा मैसेजेस को स्पीडी वे में पास आउट करने के लिए मॉडर्न मेथड के थ्रू पोस्ट और टेलीग्राफ को इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में 1854 में। और न्यूज़पेपर का एक अपना बेटा चलन स्टार्ट हुआ, जहाँ पे रोज मतलब आसपास देश में एक दो दिन में क्या हुआ है वो सारी न्यूज़ बेटा अब घर घर, छोटे छोटे गाँव तक पहुँचने लगी। और ये एक इंडियंस के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ बेटा कि दुनिया, देश में क्या हो रहा है ये अब गांव तक भी पहुंच रहा था, और लोग अवेयर हो रहे थे, एक नेशनलिस्ट फीलिंग के साथ जुड़ रहे थे। यानी इनडायरेक्ट वे में ये जो रिफॉर्म्स हुए ये इंडियंस के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हुए थे। These reforms were actually for the convenience of the British rule in India, but it turned out to be a blessing in disguise to the growth of the nationalism in India. ये ब्रिटिशर्स ने अपने कन्वीनियंस के लिए स्टार्ट किए थे बेटा, लेकिन एक तरीके से भारतीयों के लिए बेटा ये आशीर्वाद के रूप में साबित हुए। द क्लास दैट एक्वायर द इंग्लिश एजुकेशन spearheaded the social reforms and nationalism in India since they were more familiar with the contemporary development in the world around. The post and telegraph brought the people closer. बराबर, एक तरीके से देखा जाए बेटा तो जो इंटेलेक्चुअल क्लास इंग्लिश से अवेयर होने लगा, उनके न्यूज़पेपर्स आर्टिकल्स पढ़ के बेटा उन चीज़ों को इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसफ़र करके अमेरिकन रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, फ्रांस रिवॉल्यूशन, इन सब चीज़ों के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचा के आज़ादी का मतलब समझाने लगे।
बताने लगे कि दुनिया में ऐसे बहुत बड़े बड़े रिवोल्यूशंस हुए हैं, तो हमें अपने देश के लिए कैसे लड़ना है, हमें कैसे तैयार होना है। ये सारी चीज़ें फिर जो है बेटा लोग समझने लगे और आम लोगों तक भी ये बात पहुंचने लगी। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो रिफॉर्म्स थे बेटा, कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन था, वो इनडायरेक्ट वे में इंडियंस को बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचा रहा था। ओके, तो यहाँ हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट होता है। हमारा हिस्ट्री सेक्शन बेटा पूरा का पूरा सेम 1 का कंप्लीट हो गया, क्योंकि चैप्टर 9 हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद सिर्फ एक ही चैप्टर रह जाता है जियो का, चैप्टर 7, और सिविक्स का चैप्टर 8। ओके, थैंक यू।